God, have I actually done all this? But a very warm welcome to all of you this afternoon. मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि IIS यूनिवर्सिटी ने मुझे ये मौका दिया आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आप लोगों से जुड़ रही हूँ। वो इस बात को दिखाता है कि हमारी दुनिया पिछले कुछ महीनों में कितनी ज्यादा बदल गई है। अपने घरों पे रहकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने काम को करते रहना, लोगों से जुड़ना, संवाद करना। बहुत अच्छी बात भी है कि इस इमरजेंसी, इस हेल्थ इमरजेंसी के दौरान ये बातचीत, ये संवाद, ये चर्चाएं रुकी नहीं हैं। थोड़ा सा ब्रेक लगा था, लेकिन दोबारा ये शुरू हो गई हैं और अब बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये बातचीत, कोविड-19 के इर्द गिर्द जो बातचीत है वो जारी है। इसके पहले कि मैं मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारियां, उसके रोल के बारे में बात करूं, या हमारी जो आने वाली दुनिया है वो किस तरह से बदलेगी कोविड-19 जैसी हेल्थ इमरजेंसी से, जब हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जब हम उबर चुके होंगे और हम आने वाली दुनिया को देखेंगे तो उसका ढांचा कैसा होगा, हमारे बिहेवियर में, हमारे बर्ताव में, हम एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, किस तरह काम पे जाते आते हैं, उन सब चीजों पे कितना फर्क पड़ता है। क्योंकि इतने दिनों में कुछ ना कुछ बदला तो जरूर है। हमने एक शब्दावली बहुत चली, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। कई लोगों को इस पर आपत्ति है कि आपको सामाजिक तौर पर तो एक दूसरे से दूरी बिल्कुल ही नहीं बनाए रखनी चाहिए, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग सही नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब आपको सामाजिक तौर पर एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। हाँ, शारीरिक दूरियां जरूरी हैं। तो इस तमाम तरह की चर्चा हुई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथ जितने लोग अभी इस सेशन में जुड़े हैं, IIS यूनिवर्सिटी के तमाम प्रतिष्ठित तमाम हस्तियां, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, और दूसरे लोग जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो लोग जुड़ रहे हैं, आप सब लोग स्वस्थ हैं, खैरियत से हैं और तमाम एहतियात बरत रहे हैं। एक हैशटैग चल पड़ा था ना कि स्टे सेफ, स्टे होम, क्लीन हैंड्स। तो ये तमाम चीज का आप पालन कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन से बाहर आने का भी वक्त आ गया है। धीरे धीरे बहुत सारे राज्य, हमारे बहुत सारे शहर इससे बाहर भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं। अर्थव्यवस्था की चुनौती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो बुरे हाल में है। सिर्फ हमारी नहीं, दुनिया भर की। उसका एक तरह से जो चक्का जाम है वो वापस कैसे पटरी पर लौटेगा, इस तरह की समस्याएं हैं। और इन सब से जूझते हुए हमें बाहर, लॉकडाउन से बाहर भी आना है। ईज आउट शुरू हो चुका है और इस दौरान ये चर्चा है कि, या जो जिस पर मैं आज आपसे बातचीत कर रही हूँ, कि मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया हो या ये डिजिटल मीडिया हो, या ये आप कहें तो जो सोशल मीडिया आपके हाथों में, आपके फोन पे है, आपके लैपटॉप्स के जरिए है, इन सब की इस दौरान में क्या भूमिका रही, इन सब की आने वाले दिनों में किस तरह की जिम्मेदारी होगी, और इस दौरान सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया, इन दोनों का रोल क्या रहा। तो मैं चूंकि ट्रेडिशनल मीडिया से इतने सालों से जुड़ी रही हूँ, टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़ी रही हूँ, तो ट्रेडिशनल मीडिया की बात करें पहले, यानी कि टेलीविजन। और कई आंकड़े ऐसे हैं हमारे पास, आते रहते हैं, चूंकि हम लोग टेलीविजन इंडस्ट्री से हैं, जो बताते हैं कि पिछले दिनों में टेलीविजन वॉचिंग, जितने लोग टीवी देखते हैं, जितने लोग टीवी न्यूज देखते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि ज्यादातर लोग घर में थे, अभी भी शायद बहुत सारे लोग घर में हैं। कुछ लोग, हम जैसे लोग, मीडिया कर्मी काम पे निकलते हैं, डॉक्टर्स काम पे जाते हैं, पर बहुत सारे लोग घर पे हैं। तो जो घर पे हैं उनमें एक अजीब सी बेचैनी भी है कि क्या हो रहा है, ताजा खबर क्या है, कितने आंकड़े हो गए संक्रमण के, कितने लोगों की जान गई, कब तक ये खतरा बना रहेगा। तो इन तमाम तरह की चीजों के बीच जब आप और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप क्या करें। आप चाहते हैं कि किसी तरह से आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें और उन सोर्सेस से जानकारी हासिल करें जिस पर आपको विश्वास हो। तो आप
एक जरिया उसका है टेलीविजन, और टेलीविजन आप इसलिए टेलीविजन देखते भी हैं क्योंकि वो विजुअल मीडियम भी है, तो आप देखना भी चाहते हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें, चूंकि आप अपने घरों में बंद हैं, घरों में एक तरह से कैद हैं और आपको नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है और आप जानना चाहते हैं खबरें, तो आप अपने अपने पसंद के मुताबिक अपने भरोसेमंद चैनल को चुनते हैं। लेकिन चैनल आप कोई भी देखें, ये बात सामने आई है कि बहुत ज्यादा तादाद बढ़ी है लोगों की जो टेलीविजन देखते हैं। तो एक तो बड़ी बात ये हुई है इस दौरान। पोस्ट कोविड-19 क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे। आज के दौरान में टीवी देखने वालों की संख्या बहुत है, इसलिए टीवी में काम करने वालों की या जो जो पत्रकार हैं उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ भी जाती है कि आपके जरिए लोग खबर हासिल कर रहे हैं। ये नहीं कह रही हूं मैं कि पहले जिम्मेदारी नहीं थी, हर हाल में जिम्मेदारी थी, और उस जिम्मेदारी को जो पहचानते हैं और बखूबी निभाते हैं उन्हीं, और जिन पर भरोसा होता है, लोग वही सोर्स चुनते हैं अपनी न्यूज का। लेकिन अभी इसलिए ये जिम्मेदारी बढ़ती है क्योंकि हम लोग एक इस तरह की हालत में हैं जिस जैसा पहले कभी दुनिया ने नहीं देखा। जो पैंडेमिक, महामारी जो है, जो दुनिया भर में फैली हुई है, वैसा इस दौरान एक तो नहीं देखा गया बहुत हाल के सालों में। और ये पहली एक तरह से डिजिटल महामारी है, डिजिटल पैंडेमिक है, डिजिटल युग में है। तो इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैल भी रही है, बहुत सारी ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जिनकी आपको जरूरत नहीं है लेकिन वो आपके पास बहरहाल पहुंचती है। तो उस इंफॉर्मेशन पे आप भरोसा करें क्या भरोसा नहीं करें, क्योंकि सबके हाथों में एक तरह से एक औजार है इंफॉर्मेशन का, आपका फोन है। व्हाट्सएप सबसे ज्यादा एक बड़ा सोर्स है जो तकरीबन तमाम लोगों के पास है। तो इस दौरान जो न्यूज रूम्स हैं, यानी कि जो टेलीविजन न्यूज रूम्स हैं, प्रिंट न्यूज रूम्स में भी यही होगा, उनके लिए क्या है कि टू इन्फॉर्म द पब्लिक during these very uncertain times, the newsrooms across the country are focusing, or rather they have made the pandemic coverage the focus of their news coverage. There has been really no other news other than corona, other than COVID-19. It could be related to COVID-19 in many ways. It could also be the daily update that we get from the government when there are press conferences of the health ministry, when we get to know the official number of corona positives, the official number of deaths in the country. We get to know the orange zones, the green zones, and the red zones. So this, of course, has been there. And this is very important because this is the official version of how are we doing in controlling the pandemic as a country, or where are we right now? How is the disease spreading? Are we able to control it? All of this, which people want to know. Other than that, all our news coverage has been related to corona in the way that the reporters have gone out, are out most of the time, and are following the journeys of also all those people who are very, very badly affected. We are all affected in some ways, but when we think of the plight, the situation of those who've been rendered jobless, who've been rendered homeless, who were here to work in the cities, but are now trapped and want to go back to their homes, to their villages, because they do not have jobs here. The government has been organizing, we all know the government has been organizing buses and trains for them to go home. But in spite of all these arrangements, we have seen the ground report is something else. The ground situation is something else. So when the reporters, our colleagues, are on the ground and are also traveling with a lot of these people who are walking on the highways. They've traveled a big distance. Some of them have even helped in their own, because in these situations, when you see people trapped like this, you cannot just leave them, do your job as a journalist and go away. So a few of my colleagues have also helped people by, transporting them from one place to the other and providing them food as and when they can. So a lot of reporters are also out in the field. I know many of you would have this question in your mind that, well, most of the media people or the senior media people are probably just sitting in their offices and talking, and we need to know the stories on the ground.
But this is true to some extent, but the other side of the truth also is that there are many reporters who are out there in the field and are reporting on these stories and bringing to you what they see on the ground. I feel that this time, again, the time has come when you actually, without really analyzing things or giving your own opinion on it, this is the time for hardcore stories of what you see, really reporting stories of what you see on the ground, or people's stories, the stories of the human lives. क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी है, और बहुत बड़ी एक तरह से एक इमरजेंसी सिचुएशन है। हेल्थ इमरजेंसी के अलावा हमने देखा है कि भूख और बेरोजगारी, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम कोविड से तो शायद बाद में कुछ हमें हो, लेकिन हम पहले भूख से और बेरोजगारी से हमारी जान जा रही है। तो ये सब हालत भी है, और ऐसे में मीडिया हाउसेस, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, टेलीविजन कम से कम, उनका फोकस ये रहा है कि हम कोविड से जुड़ी, हम कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें, लोगों की दुख की कहानियां, और दुख की कहानियां इसलिए क्योंकि अगर आप उन खबरों को सामने नहीं लाते हैं तो उन खबरों पर ध्यान नहीं जाता है। हो सकता है सरकार तमाम इंतजाम कर रही है, लेकिन कई बार चूक भी होती है, ये नहीं पता चलता कि कहाँ पर किस तरह की जरूरत है। तो मेरा मानना है कि मीडिया ने इसमें एक बहुत बड़ा एक रोल भी प्ले किया, एक भूमिका निभाई है कि आपने जब उन तमाम गुमनाम लोगों की कहानियां लोगों के सामने लाई हैं, तो फिर उनकी जानकारी मिलती है सरकार को भी। और कई बार मेरे अपने नेटवर्क में, एनडीटीवी में रिपोर्टिंग के दौरान कई लोगों ने, महाराष्ट्र से हो जहाँ पे बहुत हालत खराब है, गुजरात से हो, अहमदाबाद है, उधर इंदौर की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, इन तमाम जगहों से जो कहानियां, जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई हैं, उसके बाद कई दफा उसको सरकारें, नेता, विपक्ष, तमाम लोग जब उन मुद्दों को उठाते हैं तो उस पर चर्चा होती है, उस पर कार्रवाई होते भी हमने देखा है। तो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत यह है कि जो वो फोकस है इसके पैंडेमिक की कवरेज पे, वो बना रहे। लेकिन इसमें चुनौतियां भी कई हैं। ये बहुत एक अलग स्थिति है, बहुत एक अनहोनी सी स्थिति है, जैसा हमने पहले कभी देखा नहीं है। क्योंकि एक पैंडेमिक है जो बहुत ज्यादा, एक महामारी ऐसी है जो जिसमें जो संक्रमण जिसका बहुत ज्यादा तेजी से होता है, it's highly contagious. So all those people who are working and who do not have the luxury of working from home, where all those people, the policemen, the health workers, the media persons who are going out in the field, especially at the peak of lockdown, all these people who are out there and working to bring you, to do their jobs and to bring you stories, also face this threat, the health threat that is there. So they also need to be very careful, and which is why there are a lot of restrictions and limitations in the way journalists are or can cover the stories. You must have seen a lot of reports on TV, on your phones. A lot of people are using phones now, because we usually do not go out with these big cameras because of these constraints, and you take your phones and you take your mic, but you have to maintain the social distance. Then you have to take all the necessary precautions of masks, of covering your mics, because while the stories are important, you have to bring those stories. You have to be also responsible citizen and take all the precautions that are needed while covering the story. So there are a lot of constraints, these kind of real practical problems too that journalists are facing, and of how much can they, where all can they go? You cannot enter hospitals, it's not advisable. You have to maintain distances. Of course the travel restrictions are there, and we do get passes and we travel, but there are many constraints on the way. There are also challenges of data accuracy, because this is the first of the pandemic where there are so many sides to it. There are so many complexities. Uh, even the governments,
Even the doctors do not really know what exactly is the cure to it, what medicines are being worked upon, are there any vaccines really that are the research has been going on, the authenticity of the researches, because there are so many things happening simultaneously. And during this time, there is a big challenge that the journalists face about the accuracy of the information. So when we bring you the information, we need to make sure that the information that is being brought to you is also very, very accurate. But how do we test the accuracy? We have to depend on the official sources for the accuracy of the data. But at the same time, the accuracy of the data also, has been it's been, we have to wait for the government sources. And there are problems not only in India but all over the world, where there have been challenges of data accuracy for providing the accurate information, and there have been good and bad elements to the way news has been covered, because it's very important that during this time of a health emergency, the public trust is not broken. Because remember, this is not an ordinary situation. ये एक ऐसा वक्त है, ऐसी हालत है चारों तरफ, जहां पर लोगों के स्वास्थ्य का, लोगों की जान का सवाल है। तो आपको किसी भी खबर को देने में जो आपकी संवेदनशीलता होती है, जो आपकी जिम्मेदारी होती है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिंदगी मौत का सवाल है। दूसरे, हम लोगों ने देखा है इस कवरेज के दौरान कि बहुत ज्यादा एक तरह का जिसको अंग्रेजी भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्टिग्मा, एक स्टिग्मा जुड़ गया है। कितना भी कोशिश करें आप कोविड-19 या कोरोना के साथ में, यानी कि अगर किसी को कोविड-19 का एक संक्रमण हुआ है, तो एक घबराहट है। बहुत बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इलाज कराया है और उसके बाद ठीक हुए, और वो मिसाल के तौर पे लोगों के सामने आए कि देखिए, आप इससे घबराएं नहीं, इलाज हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है, हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर्स के साथ भी हो रहा था कि जो किराए के मकानों में रह रहे थे, उनके मकान मालिक उनको रखने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि लगता है कि इतना ज्यादा संक्रमण इसका फैलता है। तो इससे जुड़ा जो स्टिग्मा है, वो हम लोगों ने देखा है कि वो बहुत ज्यादा है, और इसकी वजह से भी बड़ी एक जिम्मेदारी बढ़ती है कि आप जानकारियां जो देते हैं, वो किस हद तक जानकारियां दें। लोगों के आंकड़े आंकड़े हैं, लेकिन उसमें वो तमाम आंकड़े याद रखिए कि लोगों की कहानियां हैं। वो एक हर एक आंकड़ा एक व्यक्ति है। हमारे लिए अगर हम आज कह रहे हैं कि 52-53 हजार के ऊपर संक्रमण है भारत में, या इतने लोग मारे गए, या दुनिया भर में इतने लाख लोगों को संक्रमण है, वो हर एक आंकड़ा एक एक व्यक्ति की कहानी है, एक इंडिविजुअल स्टोरी है। तो और जिस बीमारी के साथ अभी इतनी तरह की चीजें जुड़ गई हैं, तो उसमें संवेदनशीलता की बहुत ज्यादा जरूरत है, और बहुत संभल कर इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है कि आप कितना और किस हद तक जानकारी दे सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मीडिया के सामने इस तरह की चुनौतियां हैं, टेलीविजन के सामने इस तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप सब ये कहते आए हैं, सुनते आए हैं कि जो भरोसा है टेलीविजन पे, वो कम होता चला गया है, और उसकी अपनी अपनी वजह है। भरोसा कम हुआ है, बहरहाल जो जिस चैनल पे जैसे आप भरोसा करते हैं, जिस पर आपकी विश्वसनीयता है, और उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। टेलीविजन चैनल्स हों, पत्रकार हों, कि उनकी विश्वसनीयता बनी रहे, उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो है, भरोसा जो है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपनी जो न्यूज की सोर्सेज हैं, वो कैसे चुनता है? आपके पास अब तो बहुत सारे चॉइस हैं, सिर्फ एक दूरदर्शन का जमाना तो है नहीं कि आप दूरदर्शन ही है, आप वही देखेंगे, क्योंकि और कुछ नहीं है। अब जब आपके इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप पे है वाकई, हाँ, आप अपनी उंगलियों से अपने फोन के बटन दबाएं और तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास है। सोशल मीडिया का जमाना है ये भी नहीं कि आपको टेलीविजन के न्यूज का सिर्फ इंतजार करना है, हर खबर आपके पास है। तो आप क्या देखते हैं? आप खबर तो देखते ही हैं, खबर का आकलन देखते हैं, और आकलन भी ऐसे देखते हैं कि आपको, आपकी अपनी विचारधारा क्या है, उसके हिसाब से भी आप चुनते हैं कि आप किनको सुनना चाहेंगे। तो विश्वसनीयता जो है, उसके ऊपर बीच में एक बहुत बड़ा डेंट भी रहा है कि कौन से चैनल भरोसेमंद हैं, कौन किसका पक्ष ले रहे हैं, कौन निष्पक्ष हैं, ये तमाम सवाल उठते रहे हैं। इन सब के बीच में आप लोग ऐसे ही चैनल को चुनते हैं, या ऐसे ही खबरों को देखते हैं जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से भरोसा, जिसका आप
आपका भरोसा जिस पर है, आप उनको ही देखना या सुनना चाहते हैं। तो इसलिए आप अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, आपके पास काफ़ी है, आप अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ध्यान से चुनें। और उसके साथ-साथ ये आपको देखना होगा कि खबरें आप सिर्फ एक सोर्स से नहीं ले, क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा अलग-अलग सोर्स से आ रही हैं। तो अगर आप अपनी खबरों के सोर्सेज़ अलग रखेंगे तो आप कम से कम एक तुलना कर सकते हैं। और यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि ये ऐसी खबरें हैं जिनका असर पड़ता है बहुत लोगों की ज़िंदगियों पर, तो उसको आगे बढ़ाने के पहले भी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये तमाम तरह की चुनौतियाँ इस वक़्त तो ट्रेडिशनल मीडिया के सामने हैं ही, लेकिन अब जिस बात को मैं दोहराना चाहती हूँ कि ये एक पहली महामारी है डिजिटल युग में। टेलीविज़न तो था पहले भी, थोड़ा बहुत था, इतना ज़्यादा उसका फैलाव, उतना प्रसार नहीं था। लेकिन डिजिटल युग में ये पहली महामारी है इस तरह की, एक ग्लोबल पैंडेमिक इन द डिजिटल एज. So things have changed in the way information is passed on, and in how fast information is passed on. So anything and everything which is uh, happening anywhere in the world, you're also getting information in real time, actually. And which is why, the role of, other than television, other than print, the role of social media is so important, because social media has been present in a very, very big way during this time. And there has been also misuse of social media. उसके मिस इन्फॉर्मेशन की भी बहुत गुंजाइश वहाँ उससे सोशल मीडिया के जरिए होती है। मिस इन्फॉर्मेशन है, आपके या नफरत फैलाने वाले संदेश हैं। तो हाल ही में, बल्कि कुछ ही शायद कुछ घंटों पहले या कल, महाराष्ट्र के जो साइबर सेल है उसने 363 केसेस रजिस्टर किए हैं। और ये जो केसेस हैं वो अफवाह फैलाने के लिए रजिस्टर किए गए हैं, ये फेक न्यूज़ फैलाने के लिए रजिस्टर किए गए हैं, और ये नफरत फैलाने के खिलाफ रजिस्टर किए गए हैं। और जिसको हम कहते हैं कि एक तो होती है सूचना, एक होती है गलत सूचना फैलाने के लिए ये केसेस रजिस्टर किए गए हैं। हम बार बार इस तरह के ये चेतावनियां भी देख रहे हैं आजकल कि आप अगर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं तो आपको सजा हो सकती है। फौरन आपने एक भी मैसेज अगर फॉरवर्ड किया तो आपको सजा हो सकती है। लेकिन टिकटॉक वीडियोस हैं, कई तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड हैं, जिसमें इन दिनों हमने देखा कि सोशल मीडिया के जरिए बहुत नफरत फैलाने की कोशिश भी की गई किसी एक संप्रदाय के खिलाफ। कोई भी संप्रदाय हो सकता है, ये नहीं कि अभी इनके खिलाफ हुआ, कभी किसी और के खिलाफ भी हो सकता है। पर इस दौरान हमने देखा कि कुछ एक कम्युनिटी के खिलाफ बहुत नफरत फैलाने की कोशिश की गई, या ये कहा गया, या गलत इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के जरिए ऐसे मैसेजेस बहुत फॉरवर्ड्स होने लग गए, जिसमें कहा जा रहा है कि कैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो जिम्मेदार है बीमारी फैलाने के लिए। और ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड बहुत हुए। और व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो है वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो जितने लोगों के पास भी हो, पर व्हाट्सएप आपके ज़्यादातर लोगों के पास है। रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में है, गांव, शहर, छोटे शहर, कस्बे। और उससे ज़्यादा खतरनाक ये बात है कि जब व्हाट्सएप पे संदेश आते हैं तो हम और आप, हो सकता है कि हम सब जो जानकार हैं ज़्यादा, जो ज़्यादा समझदार या पढ़े लिखे हैं, पर बहुत सारे लोग अभी भी उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं कि जो व्हाट्सएप पे आया है वो सही होगा। और ये सबसे खतरनाक है। और ये जो तमाम, मैं आपको मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि ये सब कुछ अभी महाराष्ट्र में भी हुआ और भी जगह पे हुआ, बहुत केसेस रजिस्टर हुए, पर ये सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, भारत तक सीमित नहीं है। अब सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है इस दौरान, वो तो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखा, आपने भी देखा सुना कि ग्लोबल लीडर्स, विश्व के तमाम बड़े लीडर्स ट्विटर का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं इस दौरान। बल्कि अभी अभी अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये आरोप लगाया है कि रूस और चीन जो हैं वो इस दौरान इस पैंडेमिक का इस्तेमाल और ज़्यादा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, तालमेल बिठाने के लिए अमेरिका के खिलाफ। तो ट्विटर पे, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो यूके के प्रधानमंत्री हो, तमाम लीडर्स, चाहे वो एंजेला मर्केल हो, तमाम लीडर्स इसका इस्तेमाल अपनी जनता को इंफॉर्मेशन देने के लिए भी कर रहे हैं। पर हमने देखा है कि जो
जियो पॉलिटिक्स में जो टकराव है वो भी यहाँ पे वो भी नजर आ रहा है, और किस तरह से कौन से देश किस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं, ये तमाम चीज जो है ये भी एक जो जो ग्लोबल नैरेटिव्स हैं, जो विचारधाराएं बन रही हैं पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द, कि अब इसके बाद पोस्ट कोविड-19 दुनिया में क्या होगा, किस तरह का ग्लोबल ऑर्डर होगा। क्या हम देखेंगे कि चीन का वर्चस्व जो है वो बढ़ रहा है, क्या हम देखेंगे कि अमेरिकी जो नेतृत्व है वो जो इस समय बिल्कुल एक तरह से गायब सी रही या दोबारा उठ सकती है, या कुछ एक बहुआयामी बहुपक्षीय नेतृत्व जो है वो उभर सकता है। इस तमाम तरह की जो विचारधाराएं हैं उन सब को भी बनते हुए हम उन नैरेटिव्स को शेप अप होते हुए भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया का रोल जो है वो बड़ा है। मतलब उससे इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन ये तो है ही, र्यूमर मॉन्गरिंग, अफवाहें, गलत न्यूज, फेक न्यूज ये भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से भी हो सकता है, पर इसका इस्तेमाल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे नैरेटिव्स को प्रभावित करने के लिए भी हो रहा है। तो ये जो कोविड के दौरान हमने देखा, जो कोरोना पैंडेमिक फैला है उस दौरान मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सोशल मीडिया है वो एक तरह से एक पब्लिक की पसंद का प्लेटफॉर्म बनता चला गया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के जरिए ही, कम से कम जो यंगर पॉपुलेशन है, जो युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए ही अपना न्यूज कंज्यूम करते हैं, वो उनको उनको खबरें हासिल होती हैं। तो इट हैज बिकम द पब्लिक प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस। और जो थोड़ा जो बुजुर्ग हैं वो हम देखते हैं कि कन्वेंशनल मीडिया की तरफ ज्यादा वो जाते हैं। और इस दौरान ये भी देखा गया है कई जगह पर, जैसे मैं एक अभी आंकड़ा देख रही थी कि यूके में जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो डबल डिजिट में बढ़ गई है इस दौरान, यूनाइटेड किंगडम में। और ये यूके में हुआ है तो और भी बहुत सारी जगहों पे हुआ होगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इंटरनेट का इस्तेमाल इसलिए भी बढ़ा है कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, जब हम वेबिनार्स भी करते हैं या आप उसको बातचीत के लिए एक डिस्कशन के प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी बढ़ा है। पर खबरें देखने के लिए, हासिल करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया और मीडिया जो है वो न्यूज़ इंडस्ट्री के तौर पर तो खैर मतलब न्यूज़ के मामले में तो लोग देख ही रहे हैं, लेकिन चूंकि ज़्यादातर लोग घरों में हैं और आप कितना न्यूज़ देखेंगे, या किस हद तक आप एक ही चीज के बारे में देख सकते हैं। बच्चे घर में हैं, युवा घर में हैं। तो हमने ये भी देखा, रिसर्च आई है, केपीएमजी की रिसर्च थी कि उसके जो मीडिया हेड हैं गिरीश मेनन, उनके उनके मुताबिक ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ये बहुत ज्यादा बढ़ी है, बल्कि ये जो फ्यूचर है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वो भी कुछ हद तक बदल सकता है। एक तो लोगों को अब ये कंफर्ट, ये आराम, ये समझ में आ गया है कि आप अपने घरों से भी काम कर सकते हैं, वीडियोस बन सकते हैं, बातचीत हो सकती है, डायलॉग्स हो सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम समझ में आया है अब लोगों के। तो एक तो ये है, और दूसरी ये भी है कि एक आदत जो लोगों की बदल रही है, बिहेवियरल चेंज आप इस दौरान देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया पे लोग घरों से काम ज्यादा कर रहे हैं। तो एकदम वो रातों रात खत्म हो जाएगा पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शायद वो लोगों में वो आदत कुछ रहेगी। और हम ये देखेंगे कि बार बार ये बात होती रही है कि अब जो फ्यूचर है वो डिजिटल है। अब टेलीविजन कितने दिनों तक रहेगा, ज्यादातर लोग फोन पे टीवी भी देखते हैं अपना, तो जो फ्यूचर इज डिजिटल ये कहा जा रहा है। पर कोविड-19 से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि this future is nearer probably than it'll be here sooner than later. Uh, this future is digital and India will probably have a billion digital user by 2030. This is what the KPMG survey is saying, that by 2030 India will probably have a billion users of the internet, and this is expected to accelerate, और तेजी से ये काम होने वाला है। क्योंकि जो पहला हफ्ता था लॉकडाउन का, उसका भी एक आंकड़ा है। जब पहला हफ्ता लॉकडाउन का था तो जो यहाँ के लोग थे, भारत की बात मैं कर रही हूँ, वो करीब करीब 4 घंटे सोशल मीडिया पे औसतन रह रहे थे, 4 घंटे से भी ज्यादा। तो इसमें जो है वो 87% इंक्रीज देखा गया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जब घरों में बंद थे और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है बाहर, तो ज्यादा से ज्यादा लोग
सोशल मीडिया पे रह रहे थे, चाहे आप उसको एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करें, कुछ देखने के लिए इस्तेमाल करें, आप इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स पढ़ रहे हो, या वीडियोस जो लोग फॉरवर्ड करते हैं वो देख रहे हो, जानकारियां जो फॉरवर्ड कर रहे हैं वो देख रहे हो। तो और जैसे ही डब्ल्यूएचओ ने इसे एक पैंडेमिक घोषित किया, जिस दिन डब्ल्यूएचओ ने इसे एक पैंडेमिक घोषित किया, उसी दौरान ये देखा गया कि जो कोरोना वायरस से जुड़े जो शब्द थे उसको 20 मिलियन टाइम, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, 20 मिलियन टाइम इस्तेमाल हुआ उस दिन जैसे ही ये पैंडेमिक घोषित हुआ। यानी आप सोच सकते हैं कि किस तरह की जो भीड़ है वो बढ़ी इंटरनेट के ऊपर। और हमने हैशटैग्स देखे, हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज, हैशटैग स्टे होम, स्टे हेल्दी, तो ये तमाम तरह के हैशटैग्स जो हैं इनका चलन बहुत ज्यादा चल पड़ा है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा है। तो ये लगता है कि जो आने वाले दिन है कोविड-19 के बाद के, अगर हम अब देखें कि किस तरह से बदलेगा, मतलब अभी जो मौजूदा हाल है उसके बारे में मैंने आपसे कुछ शेयर किया जो मुझे लगा, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि आने वाले जो दिन है उसमें भी एक अलग तरह की चुनौतियां होंगी। मतलब मीडिया के लिए तो चुनौती होगी ही होगी, क्योंकि देखिए ये चुनौती जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक अलग किस्म की चुनौती है। बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट वेरी श्योर व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड आर वी लुकिंग एट। द वर्ल्ड हैड नेवर सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर. It could be just a simple virus, it could be just a simple flu, but the point is that it is so highly contagious and that it has affected the world, majority of the world, in a way that the world had not seen before. That itself makes it very, very fearsome, and a very, very worrying situation for everyone, because we've seen that most of the world organizations, be it WHO or any other international institution, was found wanting. They did not really live up to the challenge. So there is also the challenge now, and there are questions of our changed priorities, that priorities have to change. Health is a big, big priority. And how the entire global community, which was considered a village, but right now, when there was such a big pandemic, we saw that every country was going inwards, locking up. And we saw America talking about, I mean, there has been a talk of America first for a long time, but, the President Trump not really acting as a world leader, but looking at more at the American people and their interest, rather than, which is why I've said before, and there have been discussions about how America has been missing in terms of global leadership. We saw China has initially mishandled the virus and its spread, but later, during the later phase, or during the kind of controlling of the pandemic phase, China tried to push itself as a global leader in the way that it has tried to help other countries. So it's made an effort to present itself as a global leader in the pandemic response. So we are seeing many, many changes. Why am I talking about all this? Well, because I'm saying that when everything changes, when the world changes, when the global order changes, in global order in the sense of our institutions, who's taking the leadership, what are the challenges and the opportunities for India during this time, what kind of leadership is India prepared for, because India's neighbors in this region are also looking up to India. India has been helping a lot of other countries with medicines and kits. So the emergence of regional leaders also is a reality. So when all this is happening, all this is changing, we will see the global pandemic will lead to probably a global shift in the world order. So when all this is changing, uh, we we have to be assured that the way things are functioning everywhere else, the way media functions, the responsibilities, the responses, all these will also gradually adapt to these changes, or to the new orders. And I really honestly feel that after this, if digital was the future or is the future, um, the digital platform will the digital platform's arrival will be accelerated. It's already there, but when we talk about the future is digital,
we will see more and more of digital probably. Television right now, because there is so much interest in interest or rather concern or worry about the COVID-19 pandemic and the way it is spreading and where all what all is happening, that a lot of people are doing nothing but watching TV also because people are at home. So television is back in a big way in people's home. But in the way media is functioning, there will be changes there too. We've learned to because we've learned to function with very little. In any case, we had seen even earlier that our crews were shrinking. You know, one person, a reporter, is going out, is also doing the camera, is also, is also the reporter. And right now, especially, the units are shrinking. Not many people are going out on stories. There's most of the stories that you see, at least on our channel, are being done by one person, by one reporter who's out there with the mic story, wherever, whichever story you see, because you are not really waiting for a story. You don't really know that there is a story which we are chasing, a political story, or you will get, you could be, or I could be just out on the roads and you see something happening in front of you, and you also have the power that you could be shooting it on your phone, and that's a story. So the way news is being covered is also changing. And there are, I mean, it's got so many constraints around. uh, with all that, the way the media is functioning or the reporters are functioning has changed. We've also learned within news organizations. Let me also talk a little bit about the offices, the media offices. Because that we were always functional. The television channels offices were always functional during this peak of lockdown. I mean, the infection is still very high here in Delhi, and the infection is very high in Maharashtra, in Gujarat, in Madhya Pradesh, in Rajasthan, so many places. Though a lot of India is right now not so bad, but a lot of these big cities, or what we call the economic centers, the capitals, are still grappling with the COVID-19. So, when people were home, we were all going to office. When you go to offices and you go to media houses, you also worry, because after all, it's your life and death. And when it's not only about you, you come back home and you could be a potent danger to your family, your children. So the kind of we've learned in offices, the kind of precautions that one takes, and the way for a long time, I think people will realize that you maintain that distance. And when we do shows, there are sometimes you see that there are two anchors or three anchors sitting in a show, but there is always a distance maintained between them. The way we've been talking to our guests, there used to be a time when guests would come to our offices and you would have interaction there. Now we've learned that there are no guests coming into offices. We stopped that long back during the first week of COVID-19. So we are using the digital platform, Zoom and Skype, mostly Skype, a lot to connect with everyone. It could be a politician, it could be a common person. So also the access in a way has increased. You could be talking to anybody anywhere because you're just talking to them. There's a plane going on top of my house. You could be talking to them anywhere in the world, but through the digital medium. So the way we've been collecting news in the first week, there were challenges. We used to do audience shows. We stopped all that. So the formats of the shows changed. The kind of programs that we did also changed, because we cannot get audience inside the offices. We cannot get guests inside the offices. So there are so many of those things that the channels have also adapted to. So there are many ways in which this COVID-19 has changed the work that we do. The challenges that we have in the post COVID-19 are, and we don't know when will that post COVID-19 come, because see the kind of virus that this is, we don't really know when is the end of the virus coming, because it's all over and we don't know how long will it be. And probably the world will have to probably learn to live with this infection, because if it is a virus, it could also become, like the doctors are saying, it could also become an yearly
episode, like many other things like swine flu or many other illnesses. So if that is the case, then things have to change and we have to adapt accordingly. So our responsibilities increase. I feel, I mean, as in not only media, but as citizen and ordinary people, and along with that media, because if we are reporting, especially on stories of health, of public emergency, then that the sensitivity and the responsibilities needed all the more. You cannot afford to be negligent. You cannot afford to be negligent ever. But I'm saying that especially when you're talking of people's lives and we're talking of public health emergencies, then the responsibilities of not putting out any wrong information, and the responsibility on social media increases all the more because the news travels much faster there. The checks and balances are not there still so much. The danger of misinformation and fake news is there. The danger of this all this, you know, this entire thing of this online hatred, because then it spreads like a wildfire. So that is so potent, that is there. How to deal with all this, we will have to probably look at solutions, if the situation, we don't know when things will become so-called normal, or will we ever get back to the normal that was there before this COVID-19. So all those are questions that are popping up in my mind as I talk to you. But I'll be very happy if any of you have any comment, or if you want to ask me something, or people who've joined who have a query, then I'll be happy to answer that. Right, ma'am. I would like to start off the question session. I would request our Chancellor, sir, if he has any thoughts in mind which he would like to share. So probably after learning your this whole session, my just simple question from student point of view, like looking this TV screen. So there is always a positive side of any like news anchor. So what is the preparation normally required from the person point of view to become a good anchor? Thank you so much for that question. Also, because let me take this opportunity to tell people that we do need a lot of preparation. A lot of people think that it's just as simple as just going and reading the news, but news reason is no longer just about news reading. And the more you prepare, the better the quality of the program, and it shows on screen. Also, because it is a situation when things are happening non-stop and things are changing, and you know, the data that is coming in, the news that is coming in is also changing constantly. But before you go on, for example, if I have a news bulletin to do at in an hour from now, at least, and I mean, this is about a simple news bulletin, you know, what we call a simple news bulletin. If there is a big discussion with a lot of guests, you need a little more preparation. But even for a news bulletin, you need to prepare an hour in advance, and that is along with updating yourself actually through the day on the various news that is coming in. So you need to be on top of news through your phone or your laptop, and what is going on, the discussions, even in, you know, there are newsroom, you have various groups, news groups. So things that are going on, those kind of preparation is needed, talking to your reporters, because most of the time you are taking updates from the reporters who are out in the field. So even before we go on air, we do talk to our reporters to take an update on the story that they are going to report upon, where are they, and the kind of the questions that we can, unless there is a news break, and then we cannot do any preparation. But your experience comes in handy for that. But otherwise, you need to prepare, because you need to look at your rundown. Whenever we go for a news bulletin, we do have a rundown, like all of you would be probably knowing. There is a rundown is the rundown changes also while we are on air, but there is a tentative rundown, which is basically what will be your headlines, what will be your first news, the second news. So there is an order, the run order. That changes. For example, if I am on air now and there is a run order, but it will change if there is suddenly a leader is speaking, or there is a press conference by, say, the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. I'm here in Delhi, so, and it happens every day. So you know, then we change the run order. We go to whatever is happening, whatever is big and whatever is breaking right then. But we need preparation
to know what all can happen during your bulletin. For example, we need to know that, oh, probably the Prime Minister might speak during this time. So we need to be prepared for that, that if he does speak, we will cut to that, we will go to that. The Chief Minister may speak, a reaction is coming in. So basically a broad sense of what all can happen during the time you are on air, along with updating yourself on the subject. And in the current situation, it's all about COVID. So what I'm saying is updating yourself on COVID doesn't mean that you read all kinds of researches and theories that are coming in from all over the world, but an official, whatever the official datas are, what are, if any big leader has said something, the reactions that have come in, so that we can question others on that. So those kind of preparations are needed. So I would say at least an hour and a half before you are actually on air. And this is for people like us who've been doing it for a long time. So you do need that preparation. Thank you so much. So I think that's a lot of research on facts and figures, and along with that, thinking on the feet for every sudden change that happens. Absolutely. Pushwani sir, would you like to ask any question? Sir, your mic, please. Switch on the mic. Yeah. Ma'am, first of all, thank you very much for a really enlightenment session. You have beautifully covered all the aspects of media and social media. While media, we feel all the houses, whosoever it may be, are professional before releasing any news. But as you rightly said, the social media is the culprit today. How do we really come out of this situation? Where do we rely upon? There are, as you said, there are so many WhatsApp forwards, but we are not able to control it. And any student or any grown-up child is not able to stop his temptation to go through all these media. And there is so much of rubbish news on this media. What is your, I would say, an advice to the students? So, you're absolutely right. There is so much that's coming in. There is so much to consume. And if you have the temptation to read, go through all that WhatsApp forwards that are coming in, which most people have. But like I said, it's not, you shouldn't believe in everything that's coming to you, and especially the WhatsApp forwards, because a lot of times, now the government has restricted the number of people you can forward a message to. That's because we were witnessing a bulk forwarding tendency. A lot of times when something comes to you, you as in not you or not me, but then anyone gets any kind of a WhatsApp message, you just forward it for the sake of forwarding it, for the sake of, in a way, connecting with people. It has become a new kind of social courtesy. Because if you think that somebody is in your contact list, and how do you stay in touch? So all you do is, instead of writing even a personal hello, how are you people, all they do is forward WhatsApp messages. So most of the time, most of the groups that we are all on, we just see WhatsApp forwards. And I think this is very, very impersonal. People just keep forwarding messages, and that's a way to stay connected. But I mean, some of these can be very, very harmless. But when these are messages which can cause harm, or which can impact your thinking, which can actually give you, fake news or misinformation, then I think it's very important to also keep this in mind. And my advice would be to really not rely on every forward that you see. I had mentioned this earlier, that it is very important to keep your source of information varied. When I say source of information varied, I mean, if you get an information through a WhatsApp forward, that's not the ultimate truth. If you want to, if you're interested, if you're tempted to believe in it, you can research on it. You can find out even through internet whether it is correct or not correct. Because if it is something so important that can affect your life or affect other people's health in life, you might as well do that. You can also check. There are many other platforms that you can check on whether something like that is correct. You can, and if it is something that just says that this particular news appeared on a particular channel, you can actually watch
a couple of channels to see, to understand, to get your news, to get an understanding of the news. For example, if you're watching one particular channel that may show the news, because what is very important these days also is the way news is presented. It could be the same story, but also the way in which it is told. So I would suggest that if you want to really get a hang of what the story is, or make your own opinion about it, about a piece of information, then you should kind of, if you have this kind of time, as a lot of people have a lot of time these days, watch a certain channel. You can also watch another channel of what they are saying, and then form your own opinion. Do not take other people's opinion just because they are on TV and they are, basically their job is to give you information. You should make your own opinion, and a very kind of a considered opinion. Think about it. So my advice, especially to the younger people, is I keep talking about to my very young little daughter too, even in terms of your advertisements that you see, that you watch these things, but do not trust everything that is shown. You have to use your own wisdom whether you should trust it, or is this just for marketing? Is this just for is it just serving the end of one particular person or the interest of some person? So a very kind of we have to analyze things rather than blindly believing in whatever is forwarded to us. So just a request that please do not forward WhatsApp messages without reading them, and please do not believe in everything that you get. It might be a good piece of advice, it's okay. It could be even a harmless piece of advice like drinking haldi, pani, and something, there are so many such things that are coming. If it doesn't do you any harm, all right, go ahead, do it. But, please do not trust everything that comes to you. Okay, you have to just do this. एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा मैडम जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा कवर किया। अब कोविड के बाद का जो सिनेरियो होगा वो टोटली डिफरेंट सिनेरियो होगा, और मीडिया और सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो आपका जो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के बच्चे हैं, जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको करियर बनाना है, उनके लिए क्या आपकी एडवाइस रहेगी? उनके लिए जैसा आपने कहा अभी खुद के, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो जब अगर इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, तो जो हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं, संवेदनशीलता की बात करते हैं, और इसको मैं बहुत ज़्यादा और एम्फसाइज, इससे ज़्यादा और नहीं कह सकती, मैं ये बार बार कह रही हूँ कि एक बार दोबारा दिखा है इसमें कि जिस चीज़ की असल में अहमियत है वो ज़मीन पर जाकर रिपोर्टिंग करने की है। क्योंकि इस दौरान में अगर आपके पास खबरें आ रही हैं तो वो उन्हीं लोगों के जरिए आ रही हैं जो बाहर निकले हैं और अपनी जान को खतरे में डालकर बाहर निकले हैं, क्योंकि बहुत तरह की फिक्र होती है जब आप जाते हैं भीड़ में, लोगों के बीच में, ऐसे हालत में। तो उन्हीं के जरिए खबरें आ रही हैं। अगर हम सिर्फ बहुत सारे जो लोग अभी मास कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम स्टूडियोज में बैठे, हम भी टीवी पर दिखें और हम सिर्फ एंकर करें। लेकिन एक बार फिर ये साफ हुआ है और ये साबित हुआ है कि जो आपकी अहमियत है या आपका जो रेलेवेंस है वो भी तभी बना रहता है जब आप टीवी पे हो तो सकते हैं, लेकिन आपकी रेलेवेंस कितनी रहेगी या आपका महत्व कितना रहेगा, वो उस पर भी निर्भर करता है कि आपने अपने आप को हालात के साथ साथ किस तरह से और रेलेवेंट बनाया, आप कैसे खबरें देते रहे। यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द game and the news, and keep covering. Ground reporting has been, we have seen many people who are on the field and are reporting non-stop. So ground reporting is very, very important, and a situation like this has reiterated that nothing can replace ground reporting. That is where we are all getting our news from. And if there were not people reporters on the ground, we would all be just left with official data. So that is what makes you a good journalist, and that is what will make you a big journalist and an important journalist, and a powerful one, where you can influence public opinion, where you can influence government decisions, because when you bring things to people's notice, stories, ordinary stories, that becomes very, very important. So that, and the other thing is that, like I have said, the digital platform probably will become bigger, and the future will be digital. That is going to probably be accelerated. Thank you, ma'am. Thank you very much.
Wow, I think that's very helpful advice for our journalism students because, like you said, everybody looks at media personalities and wants to reach there. You become icons for them. We also have some young school students. So, would anybody like to ask a quick question? They are, ma'am, basically high schoolers who are pursuing humanities and who are interested in this line. Nidhi, Hussain, anybody wants to ask a question? Any college students who would like to ask a question? We can request our chancellor, sir. Sir, it will be better if kids ask the question. Yeah, definitely. Sir. So students and faculties, anybody want to ask any question quickly? Ma'am, while people are thinking up, I would like to ask, like I heard a new term from you today, that is the digital pandemic. So I would like to know from you that this pandemic will probably, ease down, but do you think the digital pandemic is going to go very soon or is it going to last even longer? Yeah, what I meant with the digital pandemic is that it is a pandemic that has happened during the digital time. So everything that you are getting, every information, every piece of information is much faster, and you're getting it from all over. Which is why we've seen that there's so much. It's good in a way that you're getting so much information, but it's also bad in a way that sometimes you get information which you probably do not need, and you would have been better without the information. So there's so much coming in. So yeah, there are two ways of looking at it. Like very interestingly, you've pointed out that first of all, there is this pandemic that has happened in the digital age, and there is also a digital pandemic that there has been like an onslaught of digital media, various webinars that are happening, the various dialogues that are happening. So, like I said, the digital shift is probably accelerated by this pandemic. Yeah. So it's going to be there for a long time now, I think. Yeah. Yes. So any more questions, anybody? Hello, ma'am. Good afternoon. Afternoon. I'm Lalini Singh Rajput from IES University. Mm-hmm. I would like to ask you a question that as you are saying that rumors are spreading through WhatsApp and social medias. As a youth, it's our responsibility to stop those rumors and tell the others also that what is the truth. So how can we tell them, like spreading, how can we stop spreading rumors and telling the people truth? Yeah. Yes, that's a very good question. That's what I had just mentioned earlier. Well, I don't think I'm an expert on that. There are people, cybersecurity experts and all of that. But what I, as a responsible citizen, and as someone who's older than you and is a little more experienced, can tell you. Yeah, is, exactly. you know, that the role that you can play is, first of all, it's very difficult to actually find out what is fake news. So one needs to be very alert as far as that is concerned, whether the information that you're getting is that actually true news or is it fake news. And there are many ways of actually finding out how do you know whether something is fake. You can probably read about it, and there's a separate discussion on that and what is fake and how do you actually find out. But when you see on TV, when you see on something on the internet, but the one thing that you can surely do is not spread it if it is something which is very sensational, if it is something that is probably going to affect a lot of people. If it is something which is probably helpful for people, then go ahead and forward it and share it with your friends. But what you can do is, if it is something which doesn't do anybody any good, but is just kind of either fear mongering or hate mongering, or it's kind of spreading rumors, then everyone must think about it. What is the point of forwarding it? So if you are responsible enough to think on those lines, I think you will do your duty. Yes, ma'am. Like we see on WhatsApp group, like from morning itself, we see like on family group, on friends group, we see lots of rumors, like they are good for nothing, but they are just spreading. Yeah. Yes, absolutely. Yeah. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. Anyone else for a question, students?
I think, ma'am, one quick tip from you on how much time students should spend on social media, because unfortunately at this time it is only digital media that students are on. Unfortunately, they are spending a lot of time on in front of the laptop also because of their studies. A lot of online classes are going on. Yeah. People are looking at the screen. I'm really no expert on that. I do not spend too much time either in front of laptops or a phone. But to each his own, and it totally depends on what are their interests. But if you are spending time in front of your either computer or your phone, with most of the time people are on social media through their phones, it's very easy. You can be just lying down, sitting somewhere, and just looking at your phone. You need to think. Really, at the end of the day, it's okay to be entertained and watch things for a while, but it cannot be and should not be a very unproductive time spent. And so actually they're all grown up students, and everybody can think on their own, but it's a request that please actually consider the amount of time that you are spending on looking at your phone screen. If you're reading something very important, interesting, or you're watching something, that's all right. But it cannot become an endless process, because you will probably, there'll be sunrise, you'll wake up and you'll be looking at your phone, and then you wouldn't know before it is sunset. So it's a trap that you can get caught in. So everybody needs to think for themselves what best suits them. I think that's a very important point that you said, that you are not so much on social media. So I would really like our students to know that even the media people have a lot of work to do apart from being on digital media. So